Hello guys, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Guys, today I am here to discuss with you. I'm going to review a very famous, a very energetic, a very historical, a very magical novel by an Indian author. Yes, it is true. It is by an Indian author. It is a very fantastic book and it is known as Midnight's Children. Midnight's Children, published in 1981, which has been written by सलमान रश्दी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यही बुक डिस्कस करेंगे आपके साथ। कमाल की बुक है ये, मिडनाइट चिल्ड्रन है, जिसका नाम जिसे लिखा है सलमान रश्दी ने। ठीक है, सलमान रश्दी बहुत ही फेमस राइटर हैं। फेमस किस लिए है वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले बुक के बारे में आपको बता दूं तो ये बुक को पब्लिश किया गया था 1981 में, और 1981 का ही बुकर प्राइज भी मिला हुआ है इस बुक को। ठीक है, 1981 में ही इस बुक को पब्लिश किया गया था और 1981 का बुकर प्राइज भी मिला था। एक और प्राइज मिला था इसे, जेबीटी मेमोरियल प्राइज भी मिला था इसे, वो भी 1981 में भी मिला था। और इसी बुक को 2 बार बुकर ऑफ बुकर्स अवार्ड भी मिला है। बुकर ऑफ बुकर अवार्ड जो 25th एनिवर्सरी पे और 40th एनिवर्सरी पे दिया जाता है, वो प्राइज इसी बुक को मिला है। 2 बार मिला है बुकर और बुकर प्राइज भी इस बुक को मिला है। ठीक है, तो ये बुक बहुत कमाल की है, क्योंकि देखिए एक बार तो बुकर प्राइज मिला ही है इसको 1981 में, लेकिन 2 बार बुकर और बुकर अवार्ड्स भी दिया गया है बुकर अवार्डी सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल की बुक है और बहुत ही कमाल की लैंग्वेज इस बुक में यूज की गई है। थोड़ी लंबी है, 3 पार्ट में इस बुक को डिवाइड किया गया है। इस बुक के 3 पार्ट है, मतलब इस नॉवल के अंदर 3 बुक्स हैं। 3 बुक्स में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग कहानी है, अलग अलग प्लॉट्स हैं, अलग 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 हैपनिंग्स हैं, अलग अलग आयरनीज हैं। तो हर बुक में एक अलग तड़का है, एक अलग मजा है। तो हर बुक को पढ़ने का एक अलग ही मजा है। ठीक है, लेकिन जब आज इस बुक को पढ़ेंगे तो ये भी बुक थोड़ी स्लो है। जब इसको पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक बुक में अलग कहानी है, दूसरी बुक में कहानी किसी और साइड में टर्न ले लेगी, और थर्ड बुक में तो कहानी बिल्कुल ही चेंज कर देगी। लेकिन थ्रू आउट द बुक, थ्रू आउट 3 बुक्स, एक कैरेक्टर जो लीडिंग कैरेक्टर है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है सलीम सिनाई, वो कांस्टेंट रहता है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो शुरू में भी था, बीच में भी था और लास्ट बुक में भी था। वो तीनों बुक में फीचर करेगा, वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। तो वो कहीं ना कहीं कहानी के साथ कांस्टेंट रहता है। हर कहानी के साथ उसका कहीं ना कोई किस्सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बुक की थोड़ी सी सरफेस लेवल कहानी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है बुक की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ओके, बात अगर राइटर की करें, सलमान रश्दी की करें, तो उनका जन्म भी उसी साल पैदा हुए थे, वो भी जब भारत को आजादी मिली थी। जो ये बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर के साथ डील करती है जिसका जन्म बिल्कुल उसी टाइम पे हुआ था, उसी स्ट्रोक पे हुआ था जब भारत को आजादी मिली थी। और सलमान रश्दी का जन्म भी उसी ईयर में हुआ था, जून में हुआ था, जून मंथ में हुआ था, और 1947 ईयर में भी हुआ था सलमान रश्दी का जन्म भी। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, राइटर का और हमारे प्रोटैगनिस्ट का जो कैरेक्टर है वो हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। एक इन्होंने एक अपने बुक लिखी हुई है, जोसेफ एंटन, इसी ने बुक लिखी हुई है, जिसको जो है इन्होंने एज ए अपना ही टाइटल किया है, मतलब अपने लिए वो नाम यूज किया है इन्होंने, जोसेफ एंटन। क्योंकि ये जब हाइडिंग में थे, और हाइडिंग में क्यों थे वो मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक नॉवल लिखा था सैटनिक वर्सेस, जो कि अटैक करता था इस्लामिक कल्चर को। इस्लामिक कल्चर के जितनी भी कंट्रीज में इस्लाम के लोग रहते हैं वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और उन्होंने तो फतवा जारी कर दिया था कि खत्म कर देंगे इसको, सलमान रश्दी को खत्म कर देंगे। तो उसके लिए इनको हाइडिंग में जाना पड़ा था, छुप के रहना पड़ा था। तो छुप के जब ये रह रहे थे तब इन्होंने ये एक नाम अपने लिए यूज किया था, जोसेफ एंटन, क्योंकि ये 2 राइटर से बहुत इंस्पायर थे, जोसेफ कॉनरेड और एंटन चेखोव। इन 2 राइटर से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे, तो इनका जो है शुरू का नेम है जो इन्होंने यूज कर लिया था दोनों राइटर का, और अपना नेम बना लिया था उससे। ठीक है, तो इस तरीके से हाइडिंग में रहते हुए उन्होंने ये नाम यूज किया था अपना, और ये नाम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम था उनका। और उनके जो बॉडीगार्ड हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके ऊपर उन्होंने बताया था कि जब वो हाइडिंग में थे तब उनकी लाइफ कैसी थी, किस तरीके से वो जी रहे थे, जिंदगी उनकी कैसी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके के ये राइटर हैं। ये इंडियन बोर्न है, लेकिन अभी ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजन बन चुके हैं ये। तो इंडियन बोर्न ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजन है ये, बहुत ही कमाल के राइटर हैं। बहुत ज्यादा इन्हें ब्रिटिश में भी, ब्रिटिश लोगों ने, क्वीन एलिजाबेथ II ने भी इनको बहुत प्रभावित किया है, उनको बहुत प्रभावित किया था
कुछ पदवियां दी गई हैं इन्हें इंग्लैंड में भी, और कुछ पदवियां इन्हें दी गई हैं अमेरिका में भी। तो ये बहुत ही रिनाउंड जो इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, एक नॉवलिस्ट, बहुत ही कमाल का नॉवलिस्ट प्रोड्यूस किया है इंडिया ने, ठीक है, ऐसा कहा गया है। टाइम एंड अगेन काफी सारे मैगजीन्स ने ऐसा कहा है, काफी सारे राइटर्स ने ऐसा कहा है। तो ये एक बहुत ही कमाल के राइटर्स हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बुक के प्लॉट की। बुक को मैं दिखा दूं आपको पहले, थोड़ी काफी बड़ी बुक है ये, 650 पेजेस हैं अबाउट इस बुक में। तो काफी बड़ी बुक है ये, 3 बुक्स में डिवाइड है, ये मैंने पहले बताया था, ये नोवेल 3 बुक्स में डिवाइड है। ये मैंने विंटेज क्लासिक्स से ली हुई है, आप पेंगुइन से या किसी और पब्लिशर से भी ले सकते हैं, वो आपके हिसाब से है, ठीक है। तो बहुत ही कमाल की बुक है, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कहानी थोड़ी स्लो है, थोड़ी स्लो चलती है, कहानी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं बुक के प्लॉट की। बुक की शुरुआत होती है जब जन्म होता है इस हमारे प्रोटैगनिस्ट का, सलीम सिन्हाई का, और भारत का भी उसी टाइम पे जन्म होता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। तो बिल्कुल 12 बजे ये पैदा हुआ था, और थोड़े दिन बाद इसे पता चलता है कि ये अकेला ही पैदा नहीं हुआ था, बल्कि 1001 बच्चे पैदा हुए थे उस मिडनाइट स्ट्रोक में। मतलब जो मिडनाइट आवर था, जो पहला आवर था 12 से 1 बजे तक जो समय था, उसमें 1001 बच्चा पैदा हुआ था, जो कि जिनको कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थी, जिनके पास मैजिकल पावर थी, जिनके पास वो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकते थे। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, इसे टेलीपैथिक पावर्स मिली हुई थी, मतलब ये लोगों के दिमाग की कहानियां पढ़ सकता थे कि वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और एक और पावर थी इससे, इसका नाक जो था बहुत ही तेज था, वो बहुत ही चीजें मतलब इमोशंस को भी महसूस कर सकता था। इसका नाक इतना ज्यादा तेज था, इसका नाक इतनी ज्यादा सूंघने शक्ति, इतनी ज्यादा पावरफुल थी उसकी, ठीक है। बुक 1 में सलीम सिन्हाई की फैमिली के बारे में पता चलेगा कि कैसे उसके ग्रैंडफादर की शादी हुई थी, जो बोटमैन दाई था उसका उसके ग्रैंडफादर के साथ क्या रिलेशन था। उसके बाद उनके जो उसके ग्रैंडफादर की जो 3 बेटियां और 1 बेटा होता है, उसी की एक बेटी से इसके फादर की शादी होती है। इसके उसकी हालांकि उसकी माँ की शादी पहले किसी और एक बूढ़े इंसान से होती है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, जो सेक्सुअल जिसकी पावर नहीं है जिसके पास। तो बाद में उसकी शादी टूट जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी माँ उसको भूल नहीं पाती है, और बाद में इनका रिलेशन भी चलता है शादी के बाद भी, जब बच्चे हो गए होते हैं 2 इनके, ठीक है। और इसी के साथ कहानी चलती है। नेक्स्ट बुक में हमें कुछ ये पता चलेगा कि जो सलीम सिन्हाई है वो एक्चुअल बेटा नहीं है इसका, इनका जो अहमद सिन्हाई और मुमताज सिन्हाई का, मुमताज का, ठीक है, और मुमताज इसका नाम अमीना सिन्हाई पड़ जाता है बाद में। तो उनका जो है नेचुरल बेटा नहीं है, और उनका ये तो किसी बिली विंकी का नाम का एक कैरेक्टर था, जो बच्चे घर में जाके नाचता था, उसको पैदा हुआ था। लेकिन उनकी जो आया थी मैरी प्रेरा, उसने इनको एक्सचेंज कर दिया था, उनका बेटा उधर रख दिया था, उनका बेटा उधर रख दिया था, जिसकी वजह से सलीम सिन्हाई को ये लाइफ मिली जो उसको मिली बाद में, ठीक है। और आगे लाइफ चलती जाएगी, ऐसे ही वो इधर से उधर शिफ्ट होते जाएंगे। मतलब पहले कश्मीर से वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से वो चले जाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कुछ टाइम पे बिताएंगे। उसके बाद कुछ टाइम पे सुंदरबंस में ये हमारी कुछ लाइफ बिताता है ये सुंदरबंस में। यहाँ पे बहुत ही मतलब लाइफ चैलेंज करती है इसको। उसके साथ 3 और सोल्जर भी थे जो मर जाते हैं, लेकिन ये जिंदा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और बाद में फिर ये दिल्ली आ जाता है पाकिस्तान से। हालांकि ये ढाका भी जाएगा, बाद में बांग्लादेश में भी जाएगा, जो कि जिसको भी आजादी मिलेगी 1981 में, तो वहां पे भी जाएगा ये, कुछ समय वहां पे बिताएगा, और वहां से पार्वती लक्ष्मी से मिलके ये वापस आ जाएगा दिल्ली में। दिल्ली से ये वापस आके जब नोवेल खत्म होता है तो ये वापस फिर बॉम्बे में आ चुका होता है, ठीक है। इसकी एक बहन थी जमीला सिंगर, जिससे इसको प्यार हो जाता है, अपनी बहन से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरल बहन नहीं थी, इसकी सिस्टर नहीं थी इसकी। इसीलिए ये उसको मनाने की कोशिश करता है कि ये नेचुरल है, लेकिन वो मानती नहीं है, ठीक है। जो बाद में नन बन जाएगी इसकी बहन, और इसकी बाकी के फैमिली मेंबर जितने भी जो इसके साथ कनेक्ट है वो सभी की डेथ हो जाती है। एक जमीला सिंगर बचती है जो इसकी बहन थी, और एक इसके अंकल बचते हैं, मौसा जी जिसको हम कह सकते हैं, वो बचते हैं, और उनकी वाइफ बचती है, इनका नाम इमरल्ड था शायद, इमरल्ड इनकी वो बचती हैं। बाकी सारी फैमिली के जितने भी इनके थे वो इसके साथ अटैच थे, उनकी सभी की डेथ हो जाती है। और लास्ट में ये शादी कर लेता है पद्मा से, पद्मा जिसको ये अपनी कहानी सुना रहा है, जिससे ये बिल्कुल लास्ट में जाके एंड में मिलेगा, जब ये मैरी प्रेरा से भी मिलेगा, ठीक है, जब कहानी बॉम्बे में पहुंचेगी। बीच में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारी उतार चढ़ाव हैं कहानी में। तो बहुत ही कमाल की कहानी है, आपको पकड़ के रखेगी ये कहानी जब आप पढ़ेंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कहानी थोड़ी स्लो है।
ठीक है, क्योंकि एक बुक तो इसके जन्म पैदा होने तक ही चल जाती है। जब आप पढ़ते हैं ना कि पैदा ही नहीं हो रहा, पैदा नहीं हो रहा, शुरू में बता देगा आपको कि मैं मिडनाइट में पैदा हुआ था, लेकिन कैसे पैदा हुआ था, किस तरीके से सर्कमस्टांसेस में, किन सर्कमस्टांसेस में वो पैदा हुआ था, वो पूरा करने के लिए एक बुक लग जाएगी। तो पहली बुक तो बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगा कर रखना पड़ेगा, अगली बुक से आपका इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि अगली बुक से उसकी लाइफ पूरी शुरू हो जाएगी कि कैसे कैसे वो जिंदगी में क्या क्या हर्डल्स आई थी उसके, ईवी बर्न्स और वुमेन्स के साथ जो जो उसका रिलेशन रहा था, फिर जिस बच्चे के साथ इसको चेंज किया गया था जिसका नाम शिवा था, और उसका इसकी लाइफ पे क्या प्रभावित था। और ये 3 बच्चे जो मिडनाइट के बिल्कुल पास पैदा हुए थे, जैसे कि शिवा, सलीम और पार्वती द विच, ये इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर थी, बहुत कमाल की पावर थी इनके पास, ठीक है। और एक के एमसीसी भी शुरू करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस, मिडनाइट चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस, जो कि यही शुरू करता है, सलीम सिन्हाई ही शुरू करता है, जो जिसमें सारे बच्चे लगभग 500 से 550 बच्चे भागे रहते हैं जिसमें, और इसके दिमाग के थ्रू ही वो एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कमाल का नोवेल है, ये कमाल का प्लॉट है इस नोवेल का। तो बुक के कैरेक्टर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं इस बुक में, क्रू ऑफ कैरेक्टर्स है, हर बुक में अलग अलग कैरेक्टर हैं, हर बुक में अलग अलग कैरेक्टर हैं, बहुत ज्यादा कैरेक्टर है, 10 से 15, 15 से 20 कैरेक्टर हैं हर एक बुक में, ठीक है। कुछ मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं सलीम सिन्हाई, ठीक है। उसके बाद शिवा जो उनका राइवल है, जो जिसका जन्म भी मिडनाइट स्ट्रोक पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद है हमारे पार्वती द विच, जो इन दोनों के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है तो वो है पार्वती द विच। उसके बाद इसके दादा हैं आदम सिन्हाई, आदम अजीज, शोरी माफी चाहूंगा, आदम अजीज हैं इनके दादा, और उनकी दादी जी हैं जिनको सब रेवरेंड मदर के नाम से जानते हैं। उसके बाद बोटमैन ताई, इसके फादर अहमद सिन्हाई, उसकी मदर अमीना सिन्हाई जिसका पहले नाम मुमताज था, मुमताज अजीज था। उसके बाद उसका लवर, इनकी मदर का लवर जिसका नाम था नासिर, और बाद में उसने कासिम नाम चेंज कर लिया था जब वो रिलेशन में था उसके साथ, उसकी मदर के साथ। उसके बाद इनकी जो आया थी मैरी परेरा, उसकी बहन है एलिस परेरा, उसकी सलीम सिन्हाई की बहन जमीला सिंगर, ठीक है। और जिसके पहले ब्रास मंकी भी कहा जाता था, शुरू में उसे ब्रास मंकी कहते थे, बाद में उसको जमीला सिंगर कहने लगे थे। ईवी बंस, जिससे इसको प्यार हो जाता है सलीम सिन्हाई को, ईवी बंस। उसके बाद इनके अंकल मामा जी सलीम सिन्हाई के हनीफ अंकल, उसकी वाइफ जिनका नाम आई डोंट रिमेम्बर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इनकी वाइफ का नाम गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान में कुछ, इसके बाद इनके अंकल हैं मेजर जुल्फिकर जो पाकिस्तान में रहते हैं। उनकी एक आंट है, आंट आलिया जी, जिसकी शादी नहीं हुई है, जो पहले जिसकी शादी होनी थी इसके फादर से, लेकिन किन कारणों के वश वो शादी नहीं हो पाई थी, और बाद में इसकी शादी मुमताज से हो गई थी इनके फादर की, ठीक है। एक इनकी और आंट है एमरल्ड, जो बाकी सबसे लास्ट में जो जिंदा रह जाती हैं, बाकी सारी खत्म हो जाती हैं, और एमरल्ड और उसके हस्बैंड वो ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट वंस कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आपको कैरेक्टर्स की एक लिस्ट दिखा दूंगा जो मेजर कैरेक्टर्स हैं। बाकी इससे अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हर बुक में अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बुक की थीम्स की बात करें तो मेन तो मैजिक रियलिज्म के साथ डील करती है ये बुक। उसके बाद आज़ादी के साथ डील करती है, ऑब्वियसली आज़ादी के साथ, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस लाइफ के साथ क्या मुश्किलें आई थी भारतीय लोगों को, मुस्लिम्स को, पाकिस्तानी लोगों को। उसके बाद जो फाइट्स हुई थी, एक और फाइट हुई थी पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1971 में जो हुई थी बांग्लादेश के साथ, जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। तो इन कुछ बेसिक मुद्दों के साथ डील करती है ये बुक। और भी बहुत सारी थीम्स हैं इस बुक की जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ही कमाल की बुक है, कमाल की थीम्स है इस बुक में, ठीक है। तो ये कुछ थीम्स हैं जो डिस्ट्रिक्शन वाली थीम्स हैं, और भी कमाल की थीम है इस बुक में, मतलब n नंबर्स ऑफ थीम्स हैं, लेकिन मेन थीम्स जो मैंने आपको बताया मैजिक रियलिज्म के साथ ही ये बुक डील करती है, ठीक है। और जो आपकी प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस लाइफ आफ्टर इन इंडिया और इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इन कुछ चीजों के साथ ये बुक डील करती है। तो ये कुछ मेजर थीम्स है इस बुक की, ठीक है।
तो चलिए अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की उस बुक के बारे में। मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं बुक के बारे में, तो मुझे ये बुक पढ़ के अच्छा लगा, मजा आया ये बुक पढ़ने के बाद। माइंड बॉगलिंग बुक है थोड़ी, समझना मुश्किल हो जाता है, थोड़ी लैंग्वेज एम्बेलिश्ड है इसकी, लैंग्वेज कमाल की है, और वन टाइम नरेटर है, मतलब सीधा ज्यादा कहानी सुनाया जा रहा है, वो कैरेक्टर्स में आपस में बात नहीं है ज्यादा, सीधे जो सलीम सिन्हा हमें बता रहा है वही हमें पता चल रहा है, ठीक है। और वो चीज बहुत कमाल की लगी मुझे, मैं जो जो दूसरे लोगों के मन की बात जान लेता था वो, है ना, ऐसी टेलीपैथिक पावर आई थिंक किसी में हो तो कमाल हो जाए। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और कुछ और मैजिक रियलिज्म, जो मैजिक था बच्चों के पास, वो भी कमाल का थॉट था राइटर का। अगर ऐसा एक्चुअल में होता तो वाकई मतलब कमाल हो जाता। तो ये कुछ चीजें थी जो बुक की मुझे पसंद आई। और हालांकि स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी है, आई थिंक बहुत ज्यादा खींच दिया है, पहले बहुत पीछे ले गए हैं और बाद में बहुत आगे तक ले गए हैं उसकी कहानी को, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी इस बुक की, जो पहले दादा से कहानी शुरू करती थी, फिर फादर पे आया, फिर अपने पे आया, फिर अपनी कहानी कहाँ तक ले गया, फिर अपने बेटे की कहानी भी बताई है उसने, ठीक है। कि मैं शायद आपको बताना भूल गया, उसका बेटा भी होता है सलीम सिन्हा का एक, उसकी भी कहानी बताता है, बोलता है वो भी उसी पावर के साथ पैदा हुआ था जैसे कि पावर के साथ मैं पैदा हुआ था, उसमें भी कोई ना कोई पावर थी, हालांकि वो पता नहीं चला था कि वो क्या पावर है। तो बहुत लंबी कहानी खींच दी, आई थिंक इतनी लंबी कहानी एक नॉवल में होनी नहीं चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, आई थिंक बुक की कहानी बहुत लंबी खींचती है, इतनी लंबी कहानी लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑल इन ऑल बुक बढ़िया थी, मैंने गूगल पे भी इस बुक को रिव्यू किया हुआ है, और मैंने वहां पे भी इसको बुक को 5/4 स्टार्स दिए हुए हैं। वो इसीलिए कि बुक की कहानी थोड़ी लंबी है, और बुक की वन टाइम नरेशन, वन साइड नरेशन भी मुझे पसंद नहीं है। आई थिंक कैरेक्टर्स को खुद में आपस में इंटरेक्ट करना चाहिए, हमें जो भी पता चल रहा है कैरेक्टर के बारे में वो सलीम सिन्हा के मुंह से ही पता चल रहा है, उसके माउथ से ही पता चल रहा है, वो खुद नहीं बता रहे हैं कि हम कैसे हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इस बुक में उस चीज की कमी थी। बाकी ऑल इन ऑल बुक कमाल की थी, 4 स्टार्स में दे रहा हूँ बुक को आउट ऑफ 5, ठीक है। तो यहीं पे आज की हमारी ये बुक खत्म होती है। आज का ये बुक का रिव्यू फाइनली हमारा ये एंड हो रहा है इस बुक का रिव्यू। आई थिंक आपको बुक का रिव्यू पसंद आया होगा, और मुझे तो काफी मजा आया वीडियो बना के। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे अब आती ही रहेंगी, और पहले भी आती रही है और आने वाले समय में भी आती ही रहेंगी, ठीक है। चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, चैनल पे विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ।